नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारा सथान टेक्सटाइल कंपनी का आईपीओ के बारे में। तो कंपनी का आईपीओ करें उससे पहले थोड़ा सा बाज़ार की स्थिति जान लेते हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट है और सभी लोग पैनिक कर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा, अब कैसे करें, क्या करें, बाज़ार में इतनी गिरावट हो गई है, क्यों हो गई है, क्या कारण है, समझेंगे। साथियों, सबसे पहली बात है कि तुम्हारा आज तय करेगा कि तुम कल कहाँ रहोगे। आज आपके लिए गए निर्णय व फैसले या प्रयास ही आपकी भविष्य में होने वाली दशा और दिशा को तय करते हैं। ये सभी लोग ध्यान रखें। अब थोड़ा सा बाज़ार पे बात कर लेते हैं कि शेयर बाज़ार गिर क्यों रहा है। देखो, बेसिकली क्या है कि परसों तो जो वहाँ के जो अमेरिका के जो फेडरल बैंक का जो बयान आया कि हम 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट करेंगे। सबसे पहले परसों का जो सेंटीमेंट ख़राब किया ना, गुरुवार वाले दिन, तो वहाँ के फेडरल बैंक ने बोला कि हम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेंगे और आने वाले 2025-26 में भी हम 25-25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट करेंगे, मतलब 2 बार रेपो रेट में बदलाव करेंगे। और जो शुक्रवार में शेयर बाज़ार क्यों गिरा, क्योंकि शुक्रवार में अमेरिका में जो एक आंकड़ा आया बेरोजगारी दर का, वो अच्छा आ गया है। अब ये समझिए कि अच्छा आ गया, मतलब अगर वहाँ आंकड़ा अच्छा आता है तो बाज़ार को अच्छा, मतलब पॉजिटिव में लेना चाहिए। लेकिन बाज़ार ने इसको नेगेटिव में क्यों लिया? देखो, क्या पहले से ही जो पवेल जी है ना, जो फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोल दिया था कि हम 2025-26 में जो वित्तीय वर्ष है उसमें रेट कट करेंगे 25-25 बेसिस पॉइंट के 2। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि उनका पहले से ये उम्मीद थी कि हम 2 रेट कट करेंगे। और अगर ये आंकड़ा ख़राब आ जाता तो वो उनकी रेट कट की उम्मीद बढ़ जाती कि यार हमको 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे बेरोजगारी है वो ज़्यादा है और जो महंगाई है वो ज़्यादा है। लेकिन जो आंकड़ा आ गया वो पॉजिटिव वे में आ गया, मतलब बेरोजगारी जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा आ गई। मतलब कि यार इतने, जैसे सपोज करो वे मान के चल रहे थे कि इस बार जो है बेरोजगारी दर रहेगी हमारी 4% की, लेकिन वो बेरोजगारी दर रहेगी 3% की। मतलब उन्होंने जो सोचा था उससे अच्छी रही, मतलब कम रही। उन्होंने महंगाई का जो डाटा सोचा था उससे अच्छा आ गया, तो अब उनको मोहर लग गई कि ये 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट करेंगे। अब मान के चलते ना कि यार आप अगर यहाँ का बेरोजगारी दर नीचे गिर जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, महंगाई हो जाए, तो फिर अपना जो भारत का आरबीआई है उससे ज़्यादा रेपो रेट में बदलाव करना पड़ेगा, नीचे रेट करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है और लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। अब इसलिए वहाँ के उल्टा चलता है, वहाँ का बिल्कुल विपरीत है। भाई वहाँ अच्छा आंकड़ा आया तो शेयर बाज़ार गिरा, अगर आंकड़ा ख़राब आ जाता तो मतलब रेट कट की उम्मीद बढ़ जाती कि नहीं, 25 बेसिस पॉइंट से नहीं होगा, 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करना पड़ेगा। इसलिए मतलब जो है, अब वहाँ का ये जो गिरावट है भारत के शेयर बाज़ारों में, ये सेंटीमेंट की गिरावट है, घबराना नहीं है। अगर आपकी कंपनियाँ अर्निंग कर रही हैं, उनकी टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन पे वो चीज़ दिख रही है, कंपनी डेट फ्री है, तो आपको घबराना नहीं है, वो सब कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी कंपनी बाय कर ली है जिस कंपनी की अर्निंग का पता नहीं है, कंपनी फंडामेंटली कमज़ोर है, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों कि लॉन्ग टाइम में कंपनी फंडामेंटल को रिस्पेक्ट करती है। शॉर्ट टाइम में वो टेक्निकली चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सपोर्ट तोड़ दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, केवल टेक्निकली है। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखोगे तो केवल वही कंपनी सस्टेन कर पाएगी जिस कंपनी को फंडामेंटली मजबूत होगी, या उसका बिजनेस जो है वो बढ़िया तरीके से मजबूत होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, उसके टोटल एसेट वगैरह में बढ़िया ग्रोथ होगी, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ होगी। तो वो एक बार को तो सेंटिमेंट के चलते गिरेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब एक बार सब गिरते हैं तो वो भी गिरेगी। लेकिन जिन कंपनियों में अर्निंग आ रही है, जिन कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनियां हैं और बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो वे कंपनियां जब रिकवर करेंगी तो बहुत जल्दी रिकवर करेंगी। इसलिए साथियों, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है ये, देखो, और निफ्टी में गिरावट है, नो डाउट, निफ्टी में वीकनेस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक है ना, जो चुनिंदा स्टॉक हैं, जो कोई चुनिंदा इंडस्ट्री है, चुनिंदा फैक्ट्री हैं, उनके स्टॉक अभी भी रन अप करने हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब एक बार पूरी मार्केट गिरेगी तो वे भी गिरेंगे, लेकिन निफ्टी 50 के स्टॉक ज़्यादा इसलिए गिरते हैं कि जो निफ्टी 50 में एफआईआई की जो निवेशक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अधिकतर। मिड कैप स्मॉल कैप में वो निवेश कम करते हैं, ज़्यादातर जो निवेश करते हैं वो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में करते हैं, सेंसेक्स में, निफ्टी में। तो इसलिए आपको दिखता है कि निफ्टी इतनी गिर गई, सेंसेक्स इतनी गिर गई। बाकी जो जब वो रिकवर करेंगे ना,
तो निफ्टी बराबर गिर रही है, लेकिन फंडामेंटली जो कंपनी मजबूत हैं, जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, जिनके प्रॉफिट आ रही है, कंपनी में ग्रोथ है, तो वे कंपनियां 100% रिकवर करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। निवेशक बन के बैठ जाओ, क्या करना, बाय डिफॉल्ट नहीं बनना। कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी खुद घाटा कमा रही है, कंपनी के प्रमोटर माल बेच रहे हैं, कंपनी अपने टॉप लाइन नहीं बढ़ा पा रही, बॉटम लाइन नहीं बढ़ा पा रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसी कंपनियों में नहीं खरीदना। आपको कंपनियों के 2-3 फंडामेंटल देख लेने हैं, बस उतने में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो कंपनी की जो टॉप लाइन है ना, वो 20% CAGR से, कंपाउंड रेट एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ती रहनी चाहिए। मतलब जो भी टॉप लाइन, मतलब कंपनी जो धंधा कर रही है, वो धंधा 20% CAGR से बढ़ते रहना चाहिए, पहला। दूसरा, वो कंपनी कम से कम डबल डिजिट में, मतलब 10 से 15% के आसपास उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसका 20% के आसपास रहे, 15% रहे। तीसरी, उसका ROC और ROE डबल डिजिट में रहना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी उसका डबल डिजिट में रहना चाहिए, लगभग 15%, 20%। आपको कंपनी फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा वो रॉकेट साइंस की काम नहीं है। दूसरा क्या है कि उनकी फ्यूचर में डिमांड रहनी चाहिए। अभी आपको ऐसा सेक्टर चुन लेना है जिसकी फ्यूचर में डिमांड है। जैसे वाटर रिसाइकल थीम है, भाई हमेशा वाटर रिसाइकल पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक सीट पढ़ रहा था, तो मैं देखा कि जितनी कंजप्शन है वाटर का, अभी वर्तमान में उससे आधा वाटर अवेलेबल है। तो आने वाले अभी जो कंपनियाँ आ रही हैं, IPO भी लेके आ रही हैं, या इन्वारो इंफ्रा आई थी एक कंपनी, एक EMS कंपनी है। इन कंपनियों का काम क्या है, जो वेस्टेज वाटर है, जो ख़राब वाटर है, उसको पीने लायक बनाती हैं और जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज पे काम करती है। जैसे स्टील इंडस्ट्री है, तुम्हारा मेटल से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें से जो पानी निकलता है, जो गंदा हो, जो ख़राब हो जाता है, उसको ये रिसाइकल करके फिर से पीने लायक बना देती हैं। तो इनके पास में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो ये देखना चाहिए कि यार फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड रहेगी। जैसे सेमीकंडक्टर की एक थीम चली थी कि मोबाइलों में सेमीकंडक्टर डलता है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है। या ये चीज़ आपको देखनी है कि भाई फ्यूचर किस चीज़ का है। जैसे सोलर पैनल से बनने वाली जो कंपनी है, अभी सोलर पैनल की बहुत कंपनी, एक वारी एनर्जी आई थी, तो ये देखना है हमें कि फ्यूचर में डिमांड किस चीज़ की है, कि हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, ये आपको देखना है। वो आएगा आपको पढ़ने से, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं तुम्हारा सदानंद टेक्सटाइल IPO के बारे में। जैसे कंपनी का नाम ही टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, सनातन टेक्सटाइल। तो कंपनी काम ही क्या करती है, कपड़े से रिलेटेड कंपनी काम करती है। IPO की बात कर लेते हैं, कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में IPO खुला रहेगा। तो साथियों, 19 तारीख से लेकर के 19 दिसंबर से IPO खुला है और 23 दिसंबर तक ये IPO खुला रहेगा। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 24 दिसंबर को साथियों अलॉट होंगे शेयर, आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो 26 दिसंबर को आपके बैंक अकाउंट में कैश रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो 26 दिसंबर में आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो 27 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है, और लिस्टिंग इसकी तुम्हारी NSE और BSE पे दोनों पे ही होने वाली है। मेन बोर्ड की कंपनी है। समझ लेते हैं कि कंपनी IPO के जरिए कितने रुपए जुटाना चाहती है। तो ये कंपनी जो हमारा सनातन टेक्सटाइल है, ये 550 करोड़ रुपया नेशनल पब्लिक ऑफर के जरिए जुटाना चाहती है, जिसमें से 400 करोड़ रुपया जो है वो फ्रेश इशू है, और 150 करोड़ रुपये जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर के हाथ में जाने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने 305 रुपया से लेकर के 321 रुपये का प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है। 46 शेयरों का एक लॉट है। अगर आप एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको 14,766 रुपये अपर बैंड पे लगाने पड़ेंगे। ये कंपनी का निकल के आता है। अगर कोटे की बात करें कि कितने % कोटा किसके लिए रिजर्व रखा गया है, तो साथियों 50% जो कोटा है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रखा गया है, QIB के लिए, और जो 15% कोटा है वो NII के लिए रिजर्व रखा गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, और जो रिटेल भाई हैं उनके लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। कंपनी की बात करें कि कंपनी साथियों कब बनी थी, तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को 8 साल, मतलब 6-7 साल 8 साल का अनुभव है। और कंपनी का धंधा जानने की, कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी बेसिकली जो पॉलिस्टर आपने देखा होगा, यार्न, कॉटन, है ना, जो कपड़ा बनाने के अंदर जो चीज़ वस्तु वो लगता है ना, रॉ मटेरियल, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है ना। आपने देखा होगा ना नेट जिसमें अपन वो खोलते, या आपने वॉलीबॉल देखा होगा, तो वो जो नेट होता है ना, उस तरह का ये मटेरियल होता है जो पॉलिस्टर में बोल रहा हूँ, वो यार्न वगैरह, कॉटन है, इस तरह का मटेरियल को कंपनी देती है। कंपनी के जो टॉप क्लाइंट है ना, बढ़िया बढ़िया क्लाइंट है, ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हारा सियाराम सिल्क है, वो इसका क्लाइंट है ना, ट्रेंड वाले, इस तरह के इसके
क्लाइंट हैं, कंपनी के अच्छे क्लाइंट हैं। अब हम समझ लिया, धंधा समझ लिया कंपनी का, बात कर लेते हैं कि कंपनी के पास में होल्डिंग कितनी रह जाने वाली है। तो जो होल्डिंग है साथियों, जो प्रमोटर है मतलब जो कंपनी का मालिक है उसके पास में 100% की होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद इस कंपनी के प्रमोटर के पास में 80% की होल्डिंग रह जाने वाली है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब 80% होल्डिंग अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक कंसर्न की बात है साथियों कि जो सेबी का एक नियम है कि आपको 75% की होल्डिंग अपने पास रखनी है। तो इसके लिए एक दिक्कत ये है कि 5% होल्डिंग प्रमोटर बाद में भी डाइल्यूट कर सकते हैं आकर के, क्योंकि 25% ही उन्हें डाइल्यूट करनी है। 75 तो रख सकते हैं, कम से कम तो वे रख सकते हैं 75। अब वो अब आने वाले हो सकता है बाद में ओएफएस के जरिए 5% का डाइल्यूट करें अपना हिस्सा। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। ये कंसर्न है भाई, 5% आप कभी बेच सकते हो, ये कहीं ना कहीं बात रहती है। कंपनी की बात करेंगे इनका प्रमोटर कौन है, तो एक तुम्हारा ब्रजलाल दत्तानी है, वो इस कंपनी का प्रमोटर है। एक अजय दत्तानी है, वो इस कंपनी का प्रमोटर है। एक तुम्हारा ब्रजदास दत्तानी है, वो इस कंपनी के प्रमोटर हैं। ये कंपनी के प्रमोटर हैं। आफ्टर आईपीओ की बात करें कि इस कंपनी का आईपीओ के बाद में कितने रुपए की वैल्यू बनेगी, तो साथियों 2709 करोड़ रुपए की इस कंपनी की वैल्यू निकल के आती है इसके अपर बैंड पे। जो इस कंपनी ने अपना अपर बैंड दिया है, उस अपर बैंड पे अगर इसकी वैल्यू को कंसिडर किया जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो 2709 करोड़ रुपए वैल्यू बन के आती है। बात करें एक्सपोर्ट से और इम्पोर्ट से इसका कितना कहाँ से बिजनेस आता है, तो साथियों इसका जो 96% रेवेन्यू है वो भारत से आता है, और लगभग 4% जो रेवेन्यू है वो आउट ऑफ कंट्री से आता है, मतलब बाहर के देशों से आता है। कंपनी के अंदर 1394 कर्मचारी अभी परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं, और 3000 कर्मचारी जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, जो मतलब रख लेते हैं टेम्परेरी आप आ जाओ, लेकिन उनको ना टीए डीए वगैरह जो ऐसा करता है ना, जो मतलब परमानेंट एम्प्लॉय को जो देना होता है वो टेम्परेरी बेसिस को नहीं मिलता। और जो परमानेंट कर्मचारी है उनको टीए डीए फंड बोनस और उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनका ये सब चीज़ें परमानेंट एम्प्लॉय के इंक्लूड रहती है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस वालों के लिए वो अप्लीकेबल नहीं रहती। ये कंपनी के अंदर हमने बात जानी। अब समझ लेते हैं कि कंपनी के एसेट वगैरह क्या है साथियों। तो इस कंपनी के 2022 में अगर एसेट की बात करें तो जो 1796 करोड़ के एसेट हुआ करते थे वो 2023 में बढ़ के 1906 करोड़ हो गए। 2024 की बात करें तो 2203 करोड़ रुपए के एसेट हो गए, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब टीटीआर बेसिस पे जो इन्होंने बताया है 2529 करोड़ रुपए के एसेट इन्होंने बताए हैं। तो साथियों अगर देखा जाए तो एसेट में तो सस्टेनेबल ग्रोथ है भाई, 1700 कि फिर 1900 फिर 2200 फिर 2500 ऐसी ही ग्रोथ होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस में टॉप लाइन जो है उसकी एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़नी चाहिए। अगर एसेट की बात करें, इस कंपनी के एसेट सस्टेनेबल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू समझ लेते हैं कि रेवेन्यू जो इसका 2022 में 3200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ करता था, 2023 में बढ़ के 3345 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। 2024 की अगर बात करें तो 2980 का रेवेन्यू रहा, इसका कम रहा। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ में जो 3 महीने का डाटा पेश किया है उसमें 788 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू अपना बताया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर 2022 की बात करें तो 355 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट था। 2023 में बढ़ के वो 152 करोड़ हो गया, और 2024 में 133 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था कंपनी को। और जो 2024 के ट्रेलिंग 12 मंथ का जो उन्होंने डाटा बताया है उसमें 50 करोड़ रुपए का जैसा कंपनी ने अपना प्रॉफिट बताया। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये बात है कि इनका जो प्रॉफिट है ना वो कहीं कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। उसका रीज़न ये है साथियों कि जो 2022 में या 2023 में जो इनका 2022 में प्रॉफिट बढ़ा है उसका रीज़न रहा कि 2021 तक जो लॉकडाउन था, जो इन्वेंट्री लोगों के पास फंसी हुई थी, उसका जो पैसा है वो 2022 में इनके बैलेंस शीट पर दिखा है। इसीलिए कंपनी अधिकतर लॉस में दिखी होंगी आपको, पहले भी आपने इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पड़ी होगी तो। बात करें इसकी आरओसी आरओई के बारे में, तो कंपनी का जो आरओसी निकल के आता है वो 11% का निकल के आता है, वो बहुत अच्छा है। आरओसी की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 12 का है, वो अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि डबल डिजिट में ही रहना है तो अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, तो इसका लगभग 8 का निकल के आता है, वो ठीक है। पैट मार्जिन इसका 3 का है, वो अच्छी। ईपीएस की बात करें अर्निंग प्रति शेयर तो 19 का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। नेट एसेट वैल्यू 117 की निकल के आती है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो उसका 11 का है, जो अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें कि कितनी प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है, तो ये अपने 5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है। इसके पीयर कंपटीटर की बात कर लें कि इसका पीयर कंपटीटर कौन कौन है साथियों, तो इसके जो पीयर कंपटीटर है ना, तो एक तो केपीआर मिल है,
वो भी कपड़े से रिलेटेड काम करती है। कंपनी का 40 का पी है और उसका जो ईपीएस है ना, अर्निंग प्रति शेयर, वो 23 का है। इसके मुकाबले वो महंगी है। अगर वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें, वर्धमान आपने सभी लोगों ने नाम सुना होगा, वो इसके पीयर कंपटीटर है। वर्धमान टेक्सटाइल जो है वो 22-23 का पी है, उसका जो ईपीएस निकल के आता है, अर्निंग प्रति शेयर, वो 22 का निकल के आता है। इस और एक तुम्हारा इंडो कॉटन है, इंडो करके एक कंपनी है, वो भी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, सिमिलर बिजनेस में है। तो उसका जो पी निकल के आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 23 का निकल के आता है और जो ईपीएस है वो उसका 17 का है। तो ठीक है। अगर एक इसी की सिमिलर इंडस्ट्री की और बात करें कि इसी की जो सिमिलर इंडस्ट्री है कौन कौन सी है, तो एक तुम्हारा गरवारे हाईटेक है। गरवारे हाईटेक इसी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, इसी की पीयर कंपटीटर है। तो उसका भी जो पी निकल के आता है वो 35 का है और जो ईपीएस निकल के आता है वो 102 रुपये का है। मतलब उसका ईपीएस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कंपनी ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा जगह कंपनी का काम है। ऑल ओवर हम कंपनी समझी कि यार कंपनी कैसी लग रही है। कंपनी तो फंडामेंटली तो अच्छी नज़र आ रही है। अगर टेक्सटाइल की बात करें तो व्यापार फ्यूचर में रहने वाला है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है, मतलब अपनी जो 10 की फेस वैल्यू पे आ रही है। तो हो सकता है कि बाद में कंपनी बोनस दे या इस तरह से कंपनी को अपने जो निवेशक हैं उन्हें प्रॉफिट दे सकती है। पर्पज ऑफ आईपीओ जान लेते हैं कि उनका पर्पज ऑफ आईपीओ क्या है, कि भाई तुम आईपीओ क्यों लाना चाहते हो, वाई दिस रीज़न, क्या है आपका आईपीओ लाने का। तो कंपनी ने जो बताया, जो उन्होंने कहा कि हम अपने लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं, मतलब लोन चुकाना चाहते हैं, इसलिए वो आईपीओ लगा रहे हैं। ऐसा समझो कि अगर आपने किसी से 1 लाख रुपये लिए, उस 1 लाख रुपये का आपको 10% के हिसाब से साल का 10,000 रुपये ब्याज देना है। और अगर आप किसी से अपने आईपीओ के जरिए 1 लाख रुपये जुटा कर वे उसको दे देते हैं, तो वो जो 10,000 रुपये आपका ब्याज जा रहा था ना, वो ब्याज आपकी बैलेंस शीट पे आएगा। मतलब रिटर्न जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आपकी घट जाएगी। एक इनको एक सब्सिडरी डालनी है, सब्सिडरी में निवेश करना। इन्होंने ये बताया कि हमारी एक सब्सिडरी है, उसमें हम निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो भाई अच्छी बात रहती है। जैसे एक सपोज करो एक फैक्ट्री आपने मेरठ में डाल रखी है, अब आपका धंधा अच्छा चल रहा है, तुम एक फैक्ट्री और पानीपत में या इधर उधर आप सब्सिडरी के रूप में, मतलब मेन ब्रांच तो आपकी मेरठ ही रहेगी, बाकी एक सब्सिडरी डालना चाहते हो जिसमें कि वहाँ से भी कुछ धंधा आ जाए, तो ये भी अच्छी चीज़ मानी जाती है। और एक कंपनी का जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी लाना चाहती है कि हमें कुछ पैसे की वैसे रिक्वायरमेंट रहती है, वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो ये कंपनी ने जो बात बताई है वो कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑल ओवर कंपनी में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। यार कंपनी तो हमने जो सनातन टेक्सटाइल की बात की, सनातन टेक्सटाइल कैसी है, फ्यूचर में क्या है। तो साथियों अगर मैं बात करूं सनातन टेक्सटाइल की, तो मुझे तो कंपनी बहुत बेटर नज़र आ रही है। अभी वर्तमान में जीएमपी तो कुछ नहीं है, पर हो सकता है अभी आगे चल के उसका जीएमपी बढ़ जाए। इसका जो रजिस्ट्रार है की फिनटेक है, और जो इसका एडवाइज़र है मतलब सलाहकार, तो सलाहकार आपने डाम कैपिटल जो अभी 2 दिन पहले ही आईपीओ आ रहा था, वो इसके सलाह, उसका काम ही था, मैं बता रहा था कि किसी को आईपीओ लाना है तो उसकी बैलेंस शीट वगैरह तैयार करके देना, उसको कितनी वैल्यू रखनी है, क्या रखना है, वो सब चीज़ें जो डाम कैपिटल करके देती है। तो वो इसी की जो सलाहकार है वो भी डाम कैपिटल है। ऑल ओवर कंपनी ठीक नज़र आ रही है, फ्यूचर में ग्रोथ रह सकती है। और लेकिन आईपीओ में आपको लगाना है कि नहीं लगाना, वो आपका अपना डिसीजन होगा। आपको आईपीओ में लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना है तो ना लगाएं। आपको आईपीओ में लगाना तो अपने वित्तीय सलाहकार से, कोई किसी भी मार्केट में लगाना, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना बहुत ज़रूरी है। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप सलाह करें कि इसमें काम करूँ क्या नहीं करूँ, वही आपको बताएगा। क्योंकि सबके अपने अपने लाइबिलिटी रहती है। किसी की बेटी बड़ी हो गई है, किसी के घर में पापा है, मम्मी है, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो सबके अपने अपने रिस्क रहते हैं, सबके अपने अपने रिवॉर्ड रहते हैं। कोई 18 साल का है, उसे कोई रिस्क नहीं है, वो जितना भी पैसा कमा रहा है सब निवेश कर रहा है। तो निवेश जो है ना वो हमें अभी किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, मतलब हमें तो नहीं सिखाया जाता। हमने अब 12वीं 15वीं जो भी करी, हमें कभी नहीं सिखाया गया कि फाइनेंशियली एजुकेशन दी जाए। नहीं, बस वही गधा वाली कि 12वीं करो 15वीं करो फिर सरकारी फॉर्म भरो फिर उम्र निकल जाए, वो सब चीज़ें आदमी को सिखाई जाती हैं। लेकिन साथियों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक फेमस कोड है, मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को कि आपका आज तय करेगा कि तुम कल कहाँ रहोगे। आपके आज के लिए गए निर्णय और फैसले ही आपका भविष्य का दिशा और दशा तय करते हैं साथियों। तो साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 77% यूज़र ऐसे हैं जो चैनल देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों 0.5 सेकंड लगती है, कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।